हेलो दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जहां आपके लिए हम लाए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी बहुत हैं। तो इसके लिए अब हम इन्हें पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे जो अंक वाले प्रश्न हैं, एक अंक वाले प्रश्न हैं जो एक अंक में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि निरंकुशवाद को परिभाषित यानी कि निरंकुशवाद होता क्या है, मैंने आपको बताया था। ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, ये अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित दमनकारी सरकारें होती हैं। या हम ऐसे लिख सकते हैं इसे कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता तथा दमनकारी सरकारें होती हैं, वही निरंकुशवाद कहलाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। दूसरा प्रश्न है हमारा, कल्पनादर्श से क्या तात्पर्य है। कल्पनादर्श से, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तीसरा प्रश्न, 1789 ईस्वी में यानी कि फ्रांसीसी में जो क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी, उसके पश्चात फ्रांस में आए दो बदलावों का वर्णन करो। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब किसी देश में क्रांति होती है तो वह देश विकसित वहीं से ही प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे वह विकसित होगा तो सिंपल सी बात है, वो करेंगे क्या, फ्रांस यानी कि प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों में हाथ आ गया, यानी कि लोकतंत्र स्थापित हो गया। राजतंत्र को हटा दिया गया, लोकतंत्र स्थापित हो गया। लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन और वे ही उसकी नीतियां तय करेंगे, यानी कि लोगों के द्वारा ही नियम बनाए जाएंगे और राष्ट्र का गठन किया जाएगा और नीतियां भी तय करेंगे लोगों द्वारा। अब ये उभयीकरण के फलस्वरूप यूरोप में कौन से नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए, ये भी मैं शायद पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग जो उद्योगपति इत्यादि। ये क्या हुआ था, जब उभयीकरण आया था तो उसके परिणाम स्वरूप कई नए सामाजिक समूहों का जन्म हुआ, जिसमें श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग थे। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया, ये पांचवा प्रश्न। ये हमारा पांचवा प्रश्न है, उदारवाद का अर्थ बताइए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, उदारवाद का अर्थ मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। उदारवाद लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना, जिसका अर्थ क्या होता है, उदारवाद का अर्थ आजाद होता है। उदारवाद यानी मध्य वर्गों के लिए उदारवाद मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। यानी कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उदारवाद का जो है लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ ही आज़ाद होता है। तो यहाँ पे मतलब था क्या, व्यक्ति के लिए आज़ादी। ठीक है। 19वीं शताब्दी में उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग क्या थी। यानी कि जब 19वीं शताब्दी में उदारवाद था, उसकी आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग क्या थी। तो उदारवाद की बाजारों की मुक्ति और चीज तथा पूंजी के आवागमन राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। यानी जो उदारवाद था 19वीं शताब्दी में बाजारों तथा चीजों पर लगने वाले राज्य द्वारा नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। तो आगे समझते हैं, ये हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, शुल्क संघ का मुख्य कार्य लिखो। शुल्क संघ का मुख्य कार्य लिखो। शुल्क संघ के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। किन्हें, शुल्क अवरोधों को। ठीक है, शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी गई। 30 थी, 30 से घटाकर 2 कर दी गई। रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने में पक्ष में थे। रूढ़िवादी जो थे वो राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखने में पक्ष में थे, क्योंकि वो पुरानी बातें और ये सांस्कृतिक बातों को बहुत ज़्यादा मानते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थे। चलो आगे चलते हैं। कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग क्यों था। वो इसलिए क्योंकि वो अमीर था। कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। इस वर्ग के सदस्य साक्षा जीवन, साक्षा मतलब, रुक जाइए, जैसे कि अभी मैंने साक्षा मतलब शिक्षित थे। वो शिक्षित जीवन शैली में बने हुए थे, जो क्षेत्र विभाजनों की ओर व्यापक थी। जो क्षेत्र में जो विभाजन थे उस पर व्यापक थी। वे ग्रामीण क्षेत्रों में जायदाद और शहरी
हवेलियों के मालिक थे। सिंपल सी बात है, वो अमीर थे, जब भी तो शहरी हवेलियाँ और ग्रामीण क्षेत्रों में जायदाद उनकी खूब थी। इसलिए जूसेफ मैस्सिनी ने किन दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की? जूसेफ मैस्सिनी ने, जैसे कि मैंने पिछले लेटर में यानी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, उन्होंने मार्सोई में यंग इटली की स्थापना की थी और वर्न में यंग यूरोप की। ये दोनों याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था कि यंग इटली की स्थापना कहाँ हुई थी। यंग इटली की स्थापना मार्सोई में हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। कब और किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? ये भी बहुत आसान है। 1832 में जो कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, उसमें यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिल गई थी, तो ये भी बहुत आसान था। रूमानीवाद किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था? यानी कि रूमानीवाद जो था, उसकी विचारधारा के अनुसार वह किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था? वह कर रहा था एक साक्षर सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक सांस्कृतिक अतीत का राष्ट्र का आधार बनाया गया था। यानी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन है जो विशेष प्रकार की राष्ट्रवाद की भावना को विकास कर रहा था यूरोप के लोगों में। और वो क्या करना चाहता था कि साक्षर सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक सांस्कृतिक अतीत, यानी कि सांस्कृतिक था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था, ठीक है, संगठन था। एक है केराल कुर्पसिकी का पोलैंड के राष्ट्रीय संघर्ष में योगदान बताइए। केराल कुर्पसिकी जो थे, राष्ट्रीय संघर्ष का अपने और संगति से गुणगान किया, और पोलेनेस, और ये मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रितानी राष्ट्र में रहने वाले प्रमुख नरजातीय समूह कौन से थे? ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हो। उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका के 2 बिंदु लिखें। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी चलो पढ़ लेते हैं। उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका निम्न है। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, यानी कि कौन से संगठन? राजनीतिक संगठन स्थापित किए। उदारवाद में हमें पता है, उदारवाद का मतलब आज़ादी होता है। उन्होंने अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। ये भी आप कर लेना। फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह कौन थे? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है, बार बार, के फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह कौन कौन थे? तो एक तो मारियोन था, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। याद रखिएगा, मारियोन, टोपी, तिरंगा और कलगी, याद रखिएगा। जर्मेनिया का अर्थ बताइए। मैं आप पिछली वीडियो में बताया था मैंने जर्मेनिया का मतलब। जर्मेनिया जर्मन का राष्ट्र रूपक, ध्यान रखना, रूपक जर्मन राष्ट्र का रूपक है, और नाम से पता लग रहा है जर्मेनिया यानी कि जर्मन का राष्ट्र रूपक। और अभिव्यक्तियों में बूलत, यानी कि ये बूलत वृक्ष के पत्तों के मुकुट पहनती थी, और बूलत के वृक्ष वहाँ पर क्या माने जाते थे? वीरता का प्रतीक माने जाते थे। जर्मन में बूलत के वीरता का प्रतीक है। बूलत के वृक्ष के पत्ते इनके सर पर लगे होते थे, वही बूलत के वृक्ष के जो पत्ते थे वो वीरता का प्रतीक माने जाते थे। बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखें। यानी कि जो बाल्कन क्षेत्र हैं उनके अंदर जो 2 प्रमुख राज्य हैं उनके नाम बता दीजिए बस, बाल्कन क्षेत्र के अंदर। तो पहला राज्य है रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान। ये इन्होंने 3 बता दिए, याद कर लेना। जनमत संग्रह का क्या तात्पर्य है? जनमत संग्रह से संग्रह का क्या तात्पर्य है? जनमत संग्रह क्या है? जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जनमत संग्रह क्या होता है? एक क्षेत्र के सभी लोगों का प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार, यानी कि जनता से अपना राय पूछना जनता की। वैसे ही राष्ट्र राज्य के 3 विशेषताएं बताइए। राष्ट्र राज्य की 3 विशेषताएं बतानी है। राष्ट्र राज्य की 3, इसमें जनता को अपना शासक को चुनने का अधिकार होता है, यानी कि जनता अपना शासक स्वयं चुनती है। सभी नागरिक के समान कानून बनाए जाते हैं, यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए जाते हैं। लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होता है, यानी कि लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होता है, वे इसकी नीतियां तय करते हैं। ये बहुत आसान था। फ्रांसीसी सेना का शुरुआती उत्साह शीघ्र ही लोगों में विरोध का कारण क्यों बन गया? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा के राजनीतिक उद्देश्य की समीक्षा कीजिए। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1830, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1830 में सबसे पहली फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। 1830 के फ्रांसीसी, यानी कि फ्रांस में जो पहली जो क्रांति हुई थी वो 1830 में हुई थी। बताते हैं, यानी फ्रांस के किसी शहर में हुई थी शायद 1830, पर 1789 में ही फ्रांस की सबसे पहली क्रांति हुई थी। 1830 के फ्रांसीसी विरोध के 3 परिणामों की व्याख्या करो। यानी कि जो 1830 में जो होने वाले विरोध थे उनके 3 परिणामों की व्याख्या करनी है हमें। पहला, फ्रांसीसी विरोध के परिणाम स्वरूप बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया में सत्ता पर बहाल किया गया था, उन्हें अब क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। फ्रांस में सत्ता लुई फिलिप को सौंपी गई, यानी कि लुई फिलिप को सौंप दी गई। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रिक के विचारों की 3 बिंदुओं में विवेचना कीजिए।
3 ही आप पढ़ सकते हो, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। अगर आपको ये समझना है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिख रहे आ गए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसे ही पढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद के जर्मन राष्ट्र निर्माण में योगदान का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो फ्रैंकफर्ट संसद थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी सेंट पॉल चर्च में। अब वो वहाँ हुई तो थी, वहाँ असेंबली बनाई गई थी, तो उसका योगदान क्या हुआ था राष्ट्र के निर्माण में, ये पूछा गया है। जर्मन इलाकों, यानी कि लिखा हुआ है यहाँ पे, जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में, यानी कि इसमें बड़ी संख्या में फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन, यानी याद रखना ये आपके में एक हेडिंग होगी, सर्व जर्मन असेंबली का गठन करना। सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1831 निर्वाचित प्रतिनिधियों पे एक सजे धजे जुलूस में जाकर, यानी किसमें? जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान, यानी कि संविधान का प्रारूप तैयार किया। संविधानवाद की राष्ट्र मांग का राष्ट्र एकीकरण की मांग से जोड़ दिया गया। उन्होंने बढ़ते जनसंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य का निर्माण, यानी कि एक राष्ट्र राज्य का निर्माण की मांग की, आगे बढ़ाया। इस तरह फ्रैंकफर्ट संसद जर्मन राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण योगदान रहा। यानी कि बताया यही गया इसमें कि फ्रैंकफर्ट जो संसद थी उसमें एक राष्ट्र राज्य के एकीकरण के लिए मांग की गई थी, जो इसलिए एक राष्ट्र निर्माण के लिए इसका योगदान रहा। आप इसे पढ़ सकते हो। (1871) के बाद बाल्कन क्षेत्र यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव कारण बन गया। कथन का संदर्भ में 3 तर्क दीजिए। यह भी बहुत आसान है, इसे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1871 बाद मैंने जैसे पहले चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो, बहुत आसान है, इसे आप जरूर पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामाजिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए 4 कदम उठाए। वो 4 कदम बता दीजिए। तो वो 4 कदम थे, उन्होंने क्या करा था, एक नया फ्रांसीसी झंडा तैयार किया गया। पहले के पुराना वाला झंडा हटा दिया, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको, पिछली वीडियो आप देख सकते हो। राष्ट्र के नाम पर नई नई स्तुतियाँ रच गई, सप्ते ली गई, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछ लिया जाता है, आप पढ़ सकते हो इसे। 1804 की नागरिक संहिता के 4 प्रमुख विशेषताओं को लिख कीजिए, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वियना संधि, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। वियना संधि कब हुई थी, ये पूछ लिया जाता है। कहाँ हुई थी, ये पूछ लिया जाता है। वियना संधि 1815 के 4 प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख करें। तो वियना संधि 1815 के 4 प्रमुख विशेषताएं। सन 1815 की वियना संधि ने उन कई सारे बदलावों को खत्म किया जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। यानी कि नेपोलियन के जो युद्ध में जो बदलाव हुए थे, उन बदलाव को वियना संधि ने बदल दिया था। इस संधि ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उठाए गए पूर्व राज्य जिन्हें सत्ता में अब इलाकों को खो दिया, जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। यहाँ यानी कि आप इसे पढ़ सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इतना बता देता हूँ, ये बार बार पूछ लिया जाता है क्योंकि पढ़ने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जर्मन एकीकरण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं यूँ नहीं कह रहा कि आप इसे याद मत करेंगे, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। ये तो शायद पिछले यानी कि पिछले बोर्ड में भी पूछ लिया गया था कि जर्मन एकीकरण प्रक्रिया का, यानी कि आप पिछले बोर्ड उठा के देखेंगे तो आपको यही क्वेश्चन मिलेगा बार बार, जर्मन एकीकरण प्रक्रिया को विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि इस बार भी, यानी कि अगले बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि जर्मन एकीकरण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको तो पूरा पक्का भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसे पक्का याद करना है, पक्का, क्योंकि ये पक्का आएगा, मैं प्रूफ से कहता हूँ, ये पूरा ही पक्का। एक्ट ऑफ यूनियन 1760 ने किस प्रकार, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो शायद बहुविकल्प प्रश्न में भी है। रूपक से क्या तात्पर्य है, फ्रांस व जर्मनी, यानी कि वही है, उसके रूपक के बारे में पूछा गया, जर्मेनिया और मारियन। आयरलैंड के संबंध में अंग्रेजी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतनी ही थी हमारी वीडियो। और इससे रिलेटेड मैं अगर और अच्छे क्वेश्चन लाऊं, यानी कि इससे रिलेटेड और अच्छे क्वेश्चन लाऊं तो मुझे वीडियो में जरूर बताएं, यानी कि कमेंट में जरूर बताएं मुझे,
क्योंकि मुझे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लाने हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊं, इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मुझे कमेंट में मत लिख के बताइए कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, या नोट बता देना, नोट चाहिए हो तो नोट के लिए भी कमेंट कर सकते हो आप। मैं नोट बनाता भी हूँ, मेरे पास है नोट कई सारे, तो आप हमें बता सकते हो कमेंट में लिख के कि नोट चाहिए नहीं चाहिए। लाइक करना इस वीडियो को दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे यार तुम देखते ही हो यार, बस लाइक तो कर दिया करो।